नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा 5वां लेक्चर है छत्तीसगढ़ के इतिहास का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सातवाहन काल और वाकाटक वंश के बारे में। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सातवाहन वंश का भारतीय इतिहास में क्या भूमिका रही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद सातवाहन वंश का छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या भूमिका रही, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, ये हम जानेंगे। तो चलिए, सातवाहन वंश जो था इसे भारतीय इतिहास में आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है। सीमुक जो थे इस वंश के संस्थापक हैं। सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश है। इसने 230 ईसा पूर्व से लेकर 2वीं सदी तक केंद्रीय दक्षिण भारत पर राज किया। यह राजवंश मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ। अशोक की मृत्यु के बाद सातवाहनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये वंश सबसे पहले, इसी वंश ने भारत में शीशे के सिक्के चलाए तथा इन्होंने शीशे का सिक्का रोम से लाया करते थे। अर्थात हम यह कह सकते हैं इस वंश का व्यापार रोम तक था। फिर आगे चलते हैं तो सातवाहन जो थे बौद्ध धर्म पर विश्वास करते थे। इस वंश में के जो अभिलेख हैं वो देख लेते हैं। इस वंश में सातवाहन काल में अमरावती व नागार्जुनकोंडा जो था बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बने। तो हमारे क्वेश्चन में यह आ सकता है कि बौद्ध धर्म के केंद्र निम्न में से कौन कौन से हैं। तो सातवाहन काल में अमरावती व नागार्जुना जो थे वो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र बने। उसके बाद हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण शासक के बारे में। सातवाहन वंश में कौन कौन से शासक हुए, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले हैं सीमुख। सीमुख को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर दूसरे शासक है कान्हा। तीसरे हैं सातकर्णी प्रथम, फिर सातकर्णी द्वितीय, फिर आते हैं हाला, फिर गौतमीपुत्र शतकर्णी। इन्हें गौतमीपुत्र शतकर्णी को सबसे प्रतापी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बलशाली शासक बताया गया है। गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहनों में सबसे शक्तिशाली शासक था। फिर उसके बाद आते हैं पुलुमई द्वितीय। पुलुमई द्वितीय के बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ से सातवाहनों के सिक्के प्राप्त हुए, कहाँ कहाँ से स्तंभ प्राप्त हुए, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला है राजा अपीलक का सिक्का। सातवाहन शासक अपीलक का सिक्का चंद्रपुर के गांव बारगांव से प्राप्त हुआ। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजा अपीलक का सिक्का कहाँ से मिला? चंद्रपुर के बारगांव से। फिर उसके बाद दूसरा है किरारी गांव के तालाब में काष्ठ स्तंभ। इसे किरारी गांव का काष्ठ स्तंभ भी कहा जाता है या किरारी का काष्ठ स्तंभ भी कहा जाता है, जो कि जांजगीर चांपा से प्राप्त हुआ। ये काष्ठ स्तंभ इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये काष्ठ स्तंभ, जिसे किरारी का काष्ठ स्तंभ भी कहा जाता है। इस काल में मुद्रा इस काल की मुद्रा कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई वो देखते हैं। सबसे पहला है जांजगीर चांपा का बालपुर, मल्हार और चकरबेड़ा जो कि बिलासपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ 2 जगह से प्राप्त हुई है, 2 जिलों से मेनली देखें तो जांजगीर के बालपुर और बिलासपुर के मल्हार और चकरबेड़ा से सातवाहन वंश के मुद्रा प्राप्त हुए हैं। इस काल के समकालिक शासक खारवेल उड़ीसा का शासक था। उड़ीसा का एक शासक था खारवेल। इस वंश का सातवाहन वंश का समकालीन था। फिर उसके बाद नोट करके एक पॉइंट लिखिए, नागार्जुन जो थे, बोधिसत्व जो थे नागार्जुन, वो प्रथम सदी में छत्तीसगढ़ आए थे। इसी
इसी काल के दौरान, सातवाहन काल के दौरान। फिर आगे हम चर्चा करेंगे, जो हमारा इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 3री से 4थी शताब्दी तक शासन किए। इसके बारे में छत्तीसगढ़ में क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कौन कौन से राजा महत्वपूर्ण हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास की दृष्टि से, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सातवाहन वंश की राजधानी नंदीवर्धन, जो कि वर्तमान में नागपुर है, वो सातवाहन वंशों की राजधानी थी। तो सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? नंदीवर्धन, वर्तमान का नागपुर का क्षेत्र। इस वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति को वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक जो था, राजा प्रवसन प्रथम थे। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि तथा 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। राजा प्रवरसेन ने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। वाकाटक ब्राह्मण धर्म के पक्षधर थे, ये स्वयं भी ब्राह्मण थे। वाकाटक वंश के शासक स्वयं को ब्राह्मण मानते थे तथा ये ब्राह्मण वंश के भी पक्षधर थे। इन्होंने ब्राह्मणों को खूब भूमि अनुदान दिए। फिर उसके बाद देखते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य किया। तो आज हमने ये वाकाटक वंश की जो थी, ये प्रारंभिक जानकारी थी। फिर आगे चलते हैं, इस वंश के प्रसिद्ध शासकों के बारे में जानेंगे। तो इस वंश के प्रसिद्ध शासक थे महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन, हरिसेन। तो MRP, अगर हमको इसको ट्रिक से याद करना है तो इसका क्रम भी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ट्रिक से याद करें तो MRP, M से महेंद्र, R से रुद्रसेन, P से प्रवरसेन, MRP। फिर NPN, N से नरेंद्र सेन, P से पृथ्वीसेन, R से हरिसेन। फिर उसके बाद एक एक शासक के बारे में जानें। तो महेंद्र सेन छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इस वंश का संस्थापक था। महेंद्र सेन को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने समस्त दक्षिण कौशल को जीत लिया था। इन्हीं के समय समुद्रगुप्त के द्वारा आक्रमण किया गया, जिसमें महेंद्र सेन की हार हुई। फिर उसके बाद अगला जो शासक आता है वो है रुद्रसेन। रुद्रसेन की कोई स्पष्ट जानकारी अधिक प्राप्त नहीं है। फिर आगे चल के देखें तो रुद्रसेन के बाद आता है प्रवरसेन। प्रवरसेन के द्वितीय का भाट कवि कालिदास था। इसके प्रवरसेन के दरबारी कवि, ऐसा माना जाता है कि प्रवरसेन के दरबारी कवि जो थे वो थे कालिदास। तो बीच में फिर उसके बाद रुद्रसेन का एक और पॉइंट है। रुद्रसेन के बारे में अगर हम जानें तो चंद्रगुप्त की दत्तक पुत्री जो थी प्रभावती, उसका विवाह रुद्रसेन से हुआ था। इसमें ये नोट नहीं है, लेकिन आप नोट कर लीजिए कि चंद्रगुप्त जो था गुप्त वंश का, उसकी दत्तक पुत्री थी प्रभावती। इसका विवाह रुद्रसेन से हुआ था। फिर उसके बाद प्रवरसेन के बारे में हमने देखा। प्रवरसेन को इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसके दरबारी कवि कालिदास थे। फिर आते हैं नरेंद्र सेन के बारे में। नरेंद्र सेन के द्वारा कौशल, मालवा, मेकल पर विजय का उल्लेख हमें पृथ्वीसेन द्वितीय के बालघट ताम्रपत्र से मिलता है। नल शासक भवदत्त वर्मा ने नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। एक युद्ध होता है वाकाटक वंश और नल वंश के बीच में, जिसमें नल वंश ने
नल वंश के शासक जो भवदत्त वर्मन हैं, उन्होंने वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन को नष्ट कर दी, जिसकी जानकारी हमें रिद्धिपुर अभिलेख अमरावती से प्राप्त होती है। फिर आगे जो अगला शासक है उसके बारे में जानते हैं। फिर आते हैं पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन को सोए भाग्य को जगाने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हार का बदला लिया। इन्होंने नल वंशियों पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें परास्त किया। उस समय नल वंश के शासक अर्थपति भट्टारक थे। अर्थपति भट्टारक और पृथ्वीसेन का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीसेन की विजय होती है। इस युद्ध की जानकारी हमें केसरी बेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि नल वंश की राजधानी जो थी पुष्करी, उसे पृथ्वीसेन ने नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। फिर आगे जो अगला शासक है वो आता है देवसेन, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद जो कि देवसेन के बारे में के बारे में ये है कि अर्थपति भट्टारक के भाई स्कंद वर्मा ने पुष्करी को पोड़ागढ़ के रूप में पुनः स्थापित कर व्यवस्थित कर देवसेन पर आक्रमण किया। अर्थात देवसेन, इसके पृथ्वीसेन के बाद जो देवसेन बनता है उस पर नलवंशी शासक जो था स्कंद वर्मा, उन्होंने आक्रमण किया तथा इस युद्ध में स्कंद वर्मा की विजय होती है और देवसेन की हार होती है। फिर अगला शासक जो था वो था हरिसेन। जब वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन शाखा नष्ट होने के कगार पर था, तब वत्सगुल्म के वाकाटक ने आकर यहाँ शासन किया। फिर आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा नीचे जो दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। और जो हमारा जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो, उसमें हम 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण वंश, मेघ वंश और गुप्त वंश, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।